शुरू करते हैं आज इकोनॉमिक्स का परिवहन एवं संचार और इसमें ही ऐड करेंगे राजस्व। तो आपको आज इकोनॉमिक्स ख़त्म कर देंगे, जितना हो सभी हो फास्ट ख़त्म करेंगे। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहा तो मैं इसी तरह मेहनत करता रहूँगा। और जल्द ही आने वाला है आपका हिस्ट्री का, एशियंट हिस्ट्री का आएगा। उसके बाद आपका जो भी ज्योग्राफी का वर्ल्ड हिस्ट्री बचा हुआ है और भी जो कला साहित्य से संबंधित है, विविध प्रश्न हैं, खेल से संबंधित हैं, वो सारे आपको करवा दिए जाएंगे। और करेंट अफेयर बिहार का जीके चल रहा है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनने की संभावना बनता है। देखिए, सवाल को ध्यान से देखेंगे और इसे चूकिएगा मत। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई? तो 1853 में बिछाया गया। 1853 1853। तो पूछेगा कब बिछाई गई? तो 1853 में। किसके समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई। ऐसे ही तो सवाल बनता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो हम जानते हैं मुंबई से थाने के बीच ये रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था और इसी के बीच चला था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मुंबई से थाने चला था, 1853 में जो है लाइन बिछाई गई थी और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बना था। ये खत्म। भारतीय रेलवे कितने क्षेत्रों में विभाजित है? तो हम 18 क्षेत्रों में जानते हैं। हमारा जो देखा जाए भारतीय रेलवे पूछे कि कितने क्षेत्रों में विभाजित है, तो 18 क्षेत्रों में विभाजित है, ये ध्यान रखेंगे। आपसे और सवाल क्या पूछता है कि भारतीय रेलवे कितने प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो हम जानते हैं 3 प्रकार की रेलवे लाइन का भी प्रयोग करती है। अभी हमारा 3 ही प्रकार का करता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे कौन कौन सी रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? जैसे 3 का तो मैंने जान गया। 3 में कौन कौन? ब्रॉड गेज, ठीक है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज का इस्तेमाल करती है। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि भारतीय जो रेलवे है, हमारा रेलवे लाइन जो बिछाई जाती है, प्रयोग करते हैं, 3 प्रकार का करते हैं। कौन कौन? तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ये समझ गए? तो भारत में, ठीक है, भारत में ब्रॉड गेज में जो 2 पटरियों की मानक दूरी अगर क्या रखी गई है तो 1.676 एम रखी गई है। तो क्या बताइएगा कि भारत में जो ब्रॉड गेज बिछाई जाती है, जो पटरी बिछाई जाती है, उसके बीच की दूरी अगर पूछे, मानक दूरी पूछे, तो हम जानते हैं 1.676 है। ये याद रखिएगा। भारत रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। हमारा जो भारत है, इंडिया जो है हमारा, विश्व में, वर्ल्ड में चौथा स्थान रखता है। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। सोचिए, वर्ल्ड में चौथा है हमारा इंडिया रेलवे लाइन के मामले में, और अगर भारतीय एशिया में अगर करें, एशिया में करें, तो हमारा भारत जो है दूसरे नंबर पे है, द्वितीय स्थान पे है। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। भारतीय रेलवे द्वारा जो है रेल यात्री वर्ष कब मनाया गया है? तो आप जानते हैं 1999 में मनाया गया है और 2000 के बीच मनाया गया है। तो बोलता है कि भारतीय रेलवे द्वारा रेल यात्री वर्ष कब मनाया गया? तो 1999 से लेके 2000 के ईस्वी में मनाया गया है। देखिए, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व जो है किससे प्राप्त होती है? तो माल ढुलाई से, उसमें सामान रहेगा, ठीक है। तो उसी के माल ढुलाई में ज़्यादा इसको हम जो है राजस्व प्राप्त होता है, ठीक है, रेलवे को फायदा होता है। वर्तमान समय में अगर भारत का सबसे बड़ा अगर उद्यम बोला जाए है कौन? तो भारतीय रेलवे ही है। उद्यम के मामले में, अगर विकास के मामले में देखा जाए तो। अब विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अगर पूछे तो गोरखपुर ही बताइएगा, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है अभी। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन है? तो लेनिनग्राड और व्लादिवोस्तोक, ठीक है। लेनिनग्राड से लेके व्लादिवोस्तोक जो है ये माना जाता है विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग, विश्व का, याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि देश का लगभग कितना प्रतिशत रेल मार्ग जो है विद्युतीकृत किया गया है? 28%। विद्युतीकृत मतलब विद्युत से चलाया गया है, तो 28%, ये ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम बॉन्ड गेज जो है बस, बॉन्ड गेज बस सेवा जो है किस स्थान से प्रारंभ किया गया हुआ? तो मेड़ता शहर से, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को है? तो चीन को है। देश की सबसे तेज जो है चलने वाली रेलगाड़ी जो है कौन सी है? तो गतिमान एक्सप्रेस है। अगर भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? कितनी दूरी करती है? 42-46 किमी दूरी तय करती है। तो विवेक एक्सप्रेस करती है।
कौन करता है? विवेक एक्सप्रेस। आपसे और सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा? शताब्दी एक्सप्रेस जो गाड़ी का नाम है किसकी शतवार्षिक को संबोधित करता है? तो जवाहरलाल नेहरू को करता है। तो शताब्दी एक्सप्रेस अगर बोले, जो शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी है जो नाम है वो शतवर्षीय से संबोधित करता है, तो वो करता है जवाहरलाल नेहरू से संबोधित करता है। ठीक है। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो समझौता एक्सप्रेस है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली भाई? 1925 में चली थी। तो आपसे पूछेगा भारत में प्रथम विद्युत जो है ट्रेन कब चली? तो 1925 में चली। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो है बताइएगा रेलगाड़ी का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस है। भारतीय रेलवे हेल्पलाइन नंबरों को किस एक नंबर से एकीकृत किया गया है? तो 139 से, जो कि रेलवे हेल्पलाइन नंबर है, ये रखिएगा 139। आपसे पूछेगा भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन है? डेक्कन क्वीन, जो कि कब चला था? 1925 में चला था। ये समझ गए। आपसे पूछेगा मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हुआ? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। आपसे पूछेगा कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? तो 40% लोग जो है कार्यरत हैं। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेलमार्ग की जो है कुल लंबाई अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? 67415 किमी बता दीजिएगा। राष्ट्र की जीवन रेखा किसे उद्घोषित किया गया था? तो जानते हैं, नई सहस्त्राब्दी के प्रथम रेलवे बजट को किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है। आपसे और पूछेगा कि रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा के दोषियों पर न्यूनतम कितनी राशि दंड का प्रावधान अब लागू है? तो 500 रुपया। अगर जाते हैं बिना टिकट का तो 500 रुपया दे के आइएगा। ठीक है। भारतीय रेलवे का पहिया एवं धुरी कारखाना कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। तो ये पूछेगा कि भारतीय रेलवे का जो पहिया बनता है, रेल का जो पहिया बनता है और धुरी कारखाना अगर पूछे कहाँ स्थित है तो बेंगलोर में बताइएगा। तो पूछेगा रेलवे किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए कौन सी समिति गठित हुई थी? तो देखिए, सभी चीज का समिति गठित होता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो इसमें रेलवे किराए का जो भाड़ा है उसका सुझाव देने के लिए एक समिति हुआ था जिसका नाम है नन्नू दंपा समिति जो है वो क्या है भाई? तो रेलवे किराए के भाड़ा का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित हुआ था। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मुंबई और अहमदाबाद के बीच। सोचिए, भारत के रेलवे मंत्रालय का जो है बुलेट ट्रेन चलाने की जो योजना है वो कहाँ से कहाँ? मुंबई से अहमदाबाद चलाने की बात हो रही है। ठीक है। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध जो है किससे? तो भारत और बांग्लादेश से है। देखिए, समझौता एक्सप्रेस, समझौता कहाँ होता है? बार बार हमारा भारत और पाकिस्तान हमेशा होता है, हमारा भारत से पाकिस्तान से समझौता होता है। समझौता एक्सप्रेस वहाँ चला। आपसे पूछेगा मैत्री कहाँ? तो मैत्री भाई हमारा तो बांग्लादेश से होता है। तो मैत्री कहाँ? भारत और बांग्लादेश का। अभी थोड़ी सी स्थिति खराब है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेल चली थी? मैत्री रेल चली थी। मैत्री एक्सप्रेस बोल सकते हैं, मैत्री रेल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस ऑप्शन आएगा वो समझिएगा। आपसे पूछेगा माल परिवहन की रोरो सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो कोंकण रेलवे द्वारा शुरू की गई है। कोंकण रेलवे ने शुरू किया था। ठीक है, रोरो सेवा। कोंकण रेलवे जोड़ता किसे है? तो रोहा से मंगलूर को। किसे? रोहा से मंगलुरु को जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य जो है रेल सेवा से वंचित है? तो सिक्किम जो है अभी रेल सेवा से वंचित है, ये जरूर पूछता है, अभी भी रेल सेवा से वंचित है। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन मुख्यालय है? तो कोलकाता एवं मुंबई है। तो आपसे पूछेगा भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन मुख्यालय है? तो कोलकाता मुंबई में 2 रेलवे जोन हैं। देखिए, पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली है? उदय एक्सप्रेस ट्रेन को याद करिएगा। पहला उदय जो एक्सप्रेस ट्रेन था तो बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच चला है, ये सवाल हमेशा पूछता है। ठीक है। सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ये हमेशा याद रखेंगे।
आपसे और सवाल बनता क्या है, तो भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है भाई? तो भारत में सड़कों के जाल की अगर कुल लंबाई पूछे तो कितना बताइएगा? 63.86 लाख किमी बता दीजिएगा बिना सोचे। आपसे और सवाल पूछेगा भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो आप जानते हैं 132,500 किमी बताइएगा। क्या बताइएगा? 132,500 किमी बताइएगा। ऐसे नंबर याद कीजिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई अगर पूछे तो 132,500 किमी बता दीजिएगा। आपसे पूछे उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन जो है कस्बा कहिए है, मिलन कस्बा जो है कहाँ है, तो झांसी में है। तो आपसे पूछेगा उत्तर दक्षिण एवं पूरा पश्चिम कॉरिडोर जो है सुपर हाईवे का मिलन जो है कस्बा, मिलन कस्बा है कहाँ? झांसी में है। ऐसे याद रखेंगे। आपसे पूछेगा भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है, तो 87% है। ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए भारत में यात्री यातायात की बात करें में अगर सड़क यातायात का बात करें उसका हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 87% है। आगे चलें। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो 178 है। तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, तो 178 है। सवाल पूछेगा देश में किस राज्य की सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान है, तो महाराष्ट्र के प्रथम स्थान है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो बढ़ा है, कमा नहीं है, बढ़ा ही है। और भी सवाल क्या बनते हैं, देश के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे और सवाल क्या बनता है, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है, 2%। कितने प्रतिशत? 2%। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करती है, तो 40%। कितने प्रतिशत? 40%। बोलिएगा जरूर, बोलते रहिए। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-44 हो गया है। कौन है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताइएगा? NH-44 बताइएगा। क्या? NH-44। अगर आपसे पूछे देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH-47A है। कितना है? NH-47A है, सबसे छोटा माना जाता है, ये याद रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है भाई, सड़क परिवहन से संबंधित है, हम अच्छे से जानते हैं, सड़क से संबंधित है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तो NH-7 जोड़ता है। समझ रहे हैं? अगर आपसे पूछ दे कि मान लीजिए आपसे पूछ दे कि चलिए भाई वाराणसी से कन्याकुमारी जाना है, अब कौन से NH पे जाएं, तो NH-7 का मार्ग धर लीजिए, आप पहुंच जाइएगा कन्याकुमारी। अगर वाराणसी से शुरू करते हैं तो कन्याकुमारी पहुंचिएगा, कन्याकुमारी से शुरू करते हैं तो वाराणसी पहुंचिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो NH-7। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था, पता है? NH-17 के नाम से जाना जाता था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये सवाल आपको हुबहू पूछता है, ये सवाल तो पूछा हुआ है, बिहार SSC में पक्का पूछा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर मेरा अगर पढ़े हैं तो समझ जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना जो है परियोजना जो है किन्हें आपस में जोड़ता है, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा अगर पूछे परियोजना किन्हें आपस में जोड़ता है, तो आप याद रखिएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू हुआ भाई, किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो 2000 में शुरू किया, 2000 में प्रारंभ की गई। शब्द कुछ भी दे, मतलब एक ही होना चाहिए, समझ गए? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने लाख गांव आते हैं, तो 15 लाख गांव आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर अनुमानित व्यय कितना है, व्यय मतलब खर्च कितना है, तो आप बता सकते हैं 60,000 कहिए ना, छोड़िए हटाइए, 60,000 करोड़ कहिए, सोचिए 60,000 करोड़, ठीक है। आपसे और क्या पूछेगा भाई, किस एक्सप्रेसवे
का नाम जो है अटल पथ रखा गया है? कौन सा एक्सप्रेसवे है जिसका नाम अटल पथ रखा गया है, मतलब अटल जी के नाम पे रखा गया है? तो वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है उसको अटल पथ के नाम से जाना गया है। देखिए इसमें क्या है कि देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को दुर्गतगामी 4 लेन वाले मार्ग से जोड़ने की योजना है, उसे हम करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। जो 4 महानगर को जोड़ेगा, 4 महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जो महानगर होते हैं उसे जोड़ने की जो प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। समझ गए? यही सवाल पूछ रहा है। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत कितने महानगरों को आपस में जोड़ने की योजना है? तो 4, हम जानते हैं 4। अब आगे पढ़ेंगे हम कि कौन कौन महानगर हैं, यही किताब बताएगा, मैं नहीं कुछ बताऊंगा, है ना। तो आगे सवाल है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत के कितने राज्यों की राजधानियां को जोड़ा जाना है? तो 16 राजधानियों को जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। 4 तो हम जानते हैं महानगर है, उसमें से अगर पूछे राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास परियोजना के अंतर्गत अगर हम देखें, विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम राज्यों को कितनी राजधानियों को जोड़ेंगे? राज्य के राजधानियों को जोड़ेंगे। तो याद रखिएगा 16 जो है राजधानियों को जोड़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनी? तो 1977 ईस्वी में बनी। भारत में वायु परिवहन का विकास जो है कब प्रारंभ हुआ? तो 1911 ईस्वी में। 1911 में क्या हुआ भाई? आपसे ऐसे पूछेगा सवाल कि बताइए कि 1911 में क्या हुआ? तो बताइएगा भारत में वायु परिवहन का शुरुआत हो गया था, डेवलपमेंट हो रहा था। किसका? वायु परिवहन का, है ना। तो चलिए ये सवाल हो गया। आपसे पूछेगा भारत की वायु परिवहन मतलब समझ रहे हैं ना, एरोप्लेन। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, एरोप्लेन को बोलते हैं, हेलीकॉप्टर को बोलते हैं, मतलब हवा में उड़ने की बात कर रहा है। तो कब हुआ था? याद रखिएगा 1911 बताइएगा, ठीक है। ये हुआ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा की अगर बात करें, विमान सेवा, विमान मतलब हवाई जहाज की बात हो रही है, तो याद रखिएगा एयर इंडियन। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा अगर आपसे पूछे तो एयर इंडियन बता दीजिएगा। एयर इंडियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। हेडक्वार्टर पूछता ही है, 100% लिख के ले लीजिए। तो एयर इंडियन का हेडक्वार्टर अगर पूछे तो आप बताइएगा दिल्ली में, और दिल्ली तो हमारा राजधानी है। खुली आकाश नीति है क्या? तो नगर विमान मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए शुरू की गई योजना को ही कहा जाता है खुली आकाश। तो आकाश का मतलब है, जैसे खुली आकाश की मतलब होगा कि एरोप्लेन से संबंधित होगा, वायु परिवहन से संबंधित होगा, है ना, कुछ निर्यात की बात करेगा। तो वो जो नगर विमान मंत्रालय द्वारा जो है ये चलाया गया था खुली आकाश नीति। किस विमान सेवा कंपनी ने घरेलू उड़ानों के लिए सबसे कम किराए की घोषणा करके इस क्षेत्र में प्राइस वार की स्थिति उत्पन्न कर दी? तो एयर डेक्कन ने शुरू कर दी। एयरलाइंस की जो है अनुशंसगी कंपनी कौन सी है? तो आप पता है, एलायंस। क्या है? एलायंस एयर है। स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान कौन है? तो याद रखिएगा सारस, नाम ही है सारस। तो अगर पूछेगा स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान कौन है? तो वो है सारस। सारस जो है स्वदेशी है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? स्वदेशी निर्मित है। वर्ष 2003 में एयर इंडिया ने किस देश के लिए नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ की? तो चीन के लिए शुरू की थी। मतलब देखिए 2003 में एयर इंडिया ने क्या किया कि नियमित उड़ान सेवा शुरू कर दी, तो चीन के देश के लिए उड़ान सेवा शुरू कर दी थी एयर इंडिया। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये सवाल हुआ, और इसी को आप ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए पढ़ लेते हैं। वर्ष 2003 में एयर इंडिया ने किस देश के लिए नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ की? तो चीन के लिए प्रारंभ की, तो चीन के लिए शुरू किया था, याद रखिएगा 2003 में। भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ान प्रारंभ की? तो श्रीलंका के लिए। अब सोचिए, भारत की जो है निजी विमान सेवा कंपनी जो है सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ान शुरू की, आरंभ की? तो श्रीलंका के लिए किया। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कब एयर इंडियन इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1 अगस्त 1953 में हुआ था। तो 1 अगस्त 1953 में हुआ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा।
आपसे पूछेगा नागरिक विमान जिसे एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? तो फ्रांस की है। तो नागरिक विमान जो एयरबस है बनाने वाली कंपनी अगर पूछे किस देश की है तो फ्रांस की है। भारत के किस हवाई अड्डे के मार्ग को स्वर्णिम द्वार कहा गया है? तो याद रखिएगा कोझिकोड को कहा गया है। कोझिकोड को क्या कहा है पता है? स्वर्णिम द्वार कहा गया है। ये हवाई अड्डा का मार्ग है। क्या है? हवाई अड्डा के मार्ग को, द्वार को याद रखिएगा स्वर्णिम द्वार कहा गया है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर बोल दीजिएगा गलत बता दिएगा। अब देखिए भारत में कौन सा विमान पतन पूरी तरह सौर शक्ति से जो है चालित विश्व का प्रथम विमान पतन बन गया है? तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड बन गया है, जो कि केरल में है। कोच्चि कहाँ है? केरल में। अब कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बन गया है, याद रखिएगा क्या बन गया है? सबसे सवाल बनता है तो सौर शक्ति चालित बन गया है विश्व में, याद रखिएगा भारत का, ठीक है। भारत का राज्य जो केरल में जो बना है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अभी VVI क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि सौर शक्ति से चालित ये बना है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान जो है संबंधित है नगर विमान से। क्या है? नगर विमान से। तो आप याद रखिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना थी उड़ान, वो संबंधित है नगर विमान से। आपसे और क्या सवाल पूछेगा? किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डा है? तो गुजरात में सबसे ज्यादा हवाई अड्डा है, याद रखिए। कोझिकोड जो है बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरल में, अभी जस्ट पढ़े थे आप, ठीक है। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। और क्यों पढ़े थे आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ से चेंज करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं जल्द ही मैं ब्लैक बुक का लाने वाला हूं। ब्लैक बुक जो स्पेशली जो है सभी एग्जाम में पूछा हुआ TCS के तहत जो है TCS के तहत पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि 100% टॉपिक बाय टॉपिक है, जो कि हम चाहते हैं कि आप लोग उसकी भी तैयारी करेंगे। अगर बिहार SSC BPSC की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं या UP का तैयारी कर रहे हो या राजस्थान का, उसका क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि GK GS भाई आएगा तो कहाँ से आएगा? उसी जगह से आता है। और जल्द ही BPSC टायर 4 के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, जो कि 5 ऑप्शन के साथ रहेगा। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहे और कमेंट जरूर करते रहिएगा, चाहते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना बकवास बहुत काफी है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो 111 है, मतलब 111 है। तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की अब संख्या, जलमार्ग की अब बात करते हैं, वायु पढ़ लिए, सड़क पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए? रेल पढ़ लिए। लेकिन आप पढ़ेंगे भारत राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या, तो 111 है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़े एनर्जी के साथ पढ़ते हैं। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 13 है। अगर भारत में अगर पूछे बड़े बंदरगाहों की संख्या पूछे, मतलब जलमार्ग को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें बड़े बंदरगाहों की बात हो रही है, पतन की बात हो रही है, तो उसकी संख्या कितनी है? 13 है। अगर भारत में अंतःस्थलीय जलमार्गों जो जलमार्ग है की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 14500 किमी है। कितना बताइएगा? 14505 किमी है। तो भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई अगर आपसे पूछे तो कितना बताइएगा? 14500 किमी। आपसे पूछेगा देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इलाहाबाद से हल्दिया है। तो देखिए देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है वो इलाहाबाद हल्दिया है, ठीक है। ये पूछता है आपसे कि देश का सबसे लंबा आंतरिक, मतलब अंदर की बात हो रही है, आंतरिक जलमार्ग कौन है? इलाहाबाद हल्दिया, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे अगर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग पूछे तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, प्रथम है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग जो है समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो सबसे ज्यादा होता है, 98% होता है, याद रखिएगा। समुद्र मार्ग से हमारा जो व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, 98% होता है जलमार्ग से, समझ गए? ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NI बोलते हैं, अवस्थित कहाँ है? तो पटना में, समझ गए? ये सवाल पूछेगा राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान अगर पूछे कहाँ है भाई, तो क्या बताइएगा? पटना में है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NI बोलते हैं। किस
ऐसे ही NI नीनी बोल सकते हैं, ठीक है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को हम प्रवेश द्वार कहते हैं। याद रखिए ये जल मार्ग से संबंधित है ना। तो हम जानते हैं कि मुंबई को बंदरगाहों का भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। मुंबई का जो बंदरगाह है वो समझिए भारत में अगर प्रवेश कर सकते हैं उसी को प्रवेश द्वार कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि समुद्र मार्ग से आप आ सकते हैं बाहर के लोग, ठीक है। याद रखिए आपसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई का बंदरगाह सबसे बड़ा है। आपसे और सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा? तो भारत में कौन सा बंदरगाह जो है एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो कांडला जो है क्या है भाई? एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, ठीक है। आपसे और सवाल क्या बनेगा कि रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दहेज में। कहाँ किया जा रहा है? दहेज में। तो ये जो पता बंदरगाह है, आप प्रथम रसायन बंदरगाह है जो कि आपको कहाँ स्थित हो रहा है? तो दहेज में। ये जरूर ध्यान रखिएगा। किस लिए भाई? आयात निर्यात के। याद रखिएगा रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु किया गया है। भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह खोला गया है दहेज में। किस बंदरगाह पर कोयले के जो है लदान, कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? तो याद रखिएगा पारादीप पर। कहाँ? पारादीप पे सर जी, याद रखिएगा। पारादीप कहाँ है बताइएगा? पारादीप का नाम बदला गया है, पता है? बताइएगा जरूर। वेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से जो है निर्यात किया जाता है? आयात नहीं बोल रहा है, निर्यात किया जाता है। तो विशाखापत्तनम से किया जाता है। तो याद रखिएगा वेलाडीला से प्राप्त होने वाला जो लौह अयस्क है किस बंदरगाह से निर्यात होता है? तो विशाखापत्तनम से होता है। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मालवारा तट पर स्थित है। तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मालवारा तट पे है। और कोच्चि कहाँ है? केरल में है। आप जानते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल बनता है कि भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात जो है किस बंदरगाह से होता है? तो मुंबई से होता है। ये चीज आप अच्छे से जानते हैं। भारत में कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जानते हैं? तो कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में पड़ता है। और आप अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। और कांडला का एक बार और शब्द आया था, कौन सा शब्द था आप बताइएगा? वो क्यों आया था जो अभी हम जस्ट पढ़ाएं, क्योंकि फिर हम नहीं चाहते कि पीछे वाले रिपीट करें, ठीक है। देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह अगर पूछे तो विशाखापत्तनम बताइएगा। अब प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, प्राचीन याद रखेंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालवाहक पतन कौन सा है? मुंबई का, ठीक है। मालवाहक मतलब माल ढोने होने का काम, सबसे व्यापार का बात करें तो हम देखें मालवाहक पतन की बात करें, सबसे लोड लेने वाला, सामान रखने वाला, तो मुंबई, ठीक है। भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रखा गया? तो कांडला का। कांडला कहाँ है? गुजरात में, अभी पढ़े हैं। तो कांडला से सवाल बनेगा 100%, ये ध्यान रखिएगा। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। देखिए अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी गंगा है। ये हमेशा पूछता है। वह पतन जिस देश का पहला कॉर्पोरेट पतन का दर्जा प्रदान किया गया है वो है एन्नौर। कौन है? एन्नौर पतन है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्या है? एन्नौर पतन। अगर पूछे वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव कम करने के लिए कौन सी पतन का निर्माण किया गया है? तो याद रखिएगा नन्हा व शेवा। क्या है? नन्हा व शेवा। तो नन्हा व शेवा जो है एक पतन है, बंदरगाह है, जो कि वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव कम करने के लिए बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपसे पूछेगा वर्तमान में जो मुंबई में बंदरगाह है उसका दबाव कम करना है, मतलब सबसे ज़्यादा दबाव है व्यापार के मामले में देखा जाए, ठीक है, सामान उमान के मामले में। तो इसमें जो है कौन सा पतन है जो कि निर्माण किया गया है? तो देखिए व्यापार के लिए जो दबाव कम किया जाए, मुंबई का जो बंदरगाह है उसको कम करने के लिए बनाया गया है नन्हा व शेवा। नन्हा व शेवा बोलिएगा। कौन सा बंदरगाह जो है भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है? तो कोलकाता हल्दिया को कहा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है सवाल डायरेक्ट कि पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है, कौन सा ऐसा पतन है जो कि भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोलकाता हल्दिया। प्रवेश द्वार तो आप जानते हैं, मुंबई को कहते हैं, है ना।
ऐसे सवाल आपसे बनेंगे तो आप दिक्कत नहीं होगा। भारत में कब रेडियो प्रसारण आरंभ हुआ? तो 1927 ईस्वी में हुआ। तो भारत में कब रेडियो प्रसारण आरंभ हुआ, शुरुआत हुआ? तो 1927 में। देश में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? तो 1936 में। तो भारत में कब रेडियो प्रसारण शुरू हुआ, ये सवाल अलग है। और एक है कि देश में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ, ये भी अलग है। तो आपसे पूछे भारत में, इंडिया में कब रेडियो प्रसारण आरंभ हुआ, मतलब प्रारंभ हुआ या शुरुआत हुआ? तो 1927 में। और देश में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? तो 1936 में, देश में। ठीक है, मतलब गठन कब हुआ ये पूछ रहा है। ठीक है, देश में राष्ट्रीय चैनल सेवा कब शुरू हुई? तो 1988 में। कब हुआ? 1988 में। तो 1988 में हुआ। ये सवाल भी आपसे पूछता है और पूछते आएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। देश में निजी क्षेत्र में कितने एफएम स्टेशन स्थापित किए गए हैं? तो 100 एफएम स्टेशन स्थापित किए गए हैं। भारत में दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, कब शुरू हुआ? तो 15 सितंबर 1959 को हुआ। ठीक है, तो 15 सितंबर 1959 को हुआ था, 1959 में हुआ है। तो 15 सितंबर 1959 को हुआ था क्या? तो भारत में दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम शुरू हुआ, आरंभ हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। भारत में दूरदर्शन का नियमित सेवा कब शुरू हुआ? तो याद किया 1965 में हुआ था। ये सवाल आपसे पूछेगा कि भारत में दूरदर्शन का नियमित रूप से सेवा चालू हो गया, मतलब चलते रहेगा, नियमित हो गया, तो 1965 में चालू हो गया था। ठीक है, अब पहला कार्यक्रम अगर पूछता दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, तो ये अलग है, कब है? तो 1959 में है, लेकिन नियमित रूप से चालू हो गया कि चलिए अब चलेगा कंटिन्यू, तो 1965 में। ठीक है, देश में राष्ट्रीय कार्यक्रम और रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो 1992 में हुआ था। अब सोचिए, जो देश में राष्ट्रीय कार्यक्रम जो चला या रंगीन टेलीविजन की अगर बात करें शुरुआत कब हुआ, तो 1992 में शुरू हो गया था। वर्तमान समय में भारत में कुल डाकघरों की संख्या कितनी है पता है? 154561 है, मतलब 15, 45, 61 इतने डाकघरों की संख्या है हमारे भारत में प्रेजेंट में, वर्तमान में। ठीक है, आप देखिए प्रोजेक्ट एरो का संबंध जो है किसके आधुनिकीकरण से है? तो डाकघर से है। तो प्रोजेक्ट एरो का संबंध अगर आपसे पूछे किससे है भाई, तो डाकघर से, भूलिएगा नहीं। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो डल झील पे है। तो आपसे ये पूछेगा, बहुत अच्छा है, सिंपल अच्छा बात है कि ऐसा बताइए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कहाँ है? तो डल झील पे है। कहाँ है? डल झील पे बनाया गया है। ठीक है, आगे चलिए। अब ये सवाल देखिए, भारत में टेलीफोन सेवा का आरंभ जो है 1853 में कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता से शुरू हुआ था। ये भी डलहौजी के समय ही शुरू हुआ था, है ना। रेलवे लाइन और टेलीफोन दोनों 1853 में हुआ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा शुरू किया था। ठीक है, इसके आरंभ किया 1986 में। ठीक है, द्रुत डाक सेवा याद रखेंगे। अगर पूछे अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने व्यक्तियों पर औसतन एक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करवाई थी? तो 5। कितने? 5। टेलीफोनी सेवा, अगर टेलीफोनी सेवा की बात करें, टेलीफोन सेवा की बात करें, कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित सीमा क्या है? तो 74% है। कितना संशोधित है? 74% है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। टेलीफोन सेवा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष की बात करते हैं, निवेश की बात करता है। ठीक है, तब 74% बताइएगा। ठीक है, अगर पूछे देश विदेश के टेलीफोन ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए पहला टेली पोर्टल कहाँ स्थापित किया गया? तो बेंगलोर में। ठीक है, देश विदेश के टेलीफोन ट्रैफिक जो होते हैं उसको बेहतरीन संचालन के लिए पहला टेली पोर्टल जो है कहाँ स्थापित हुआ, कहाँ खुला? तो हम बताएंगे बेंगलोर में। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में स्थान कितना है? तो तीसरा है। देखिए टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का विश्व में स्थान अगर आपसे पूछेगा तो तीसरा बता दीजिएगा। कितना? तीसरा। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो चीन में सबसे ज्यादा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। विश्व के प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की सर्वाधिक संख्या है कितना? तो याद रखिएगा लैक्सम वर्ग में, याद रखिएगा लैक्सम वर्ग में है। ठीक है, अगर
विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी चीन ही करता है, तो उत्पादक भी सबसे ज़्यादा चीन है। भारत में सभी दूरसंचार जो सर्किलों में मोबाइल फ़ोन जो सेवा उपलब्ध कराने वाली प्रथम कंपनी कौन है? तो भारतीय टेलीवेंचर्स हैं। तो आपसे पूछेगा कि भारत में सभी दूरसंचार जो सर्किल होते हैं, सर्किलों में जो मोबाइल फ़ोन सेवा जो हम उपलब्ध कराते हैं, करने वाले जो प्रथम कंपनी है वो भारतीय टेलीवेंचर्स हैं। वर्ष 2008 तक पहला ग्लोब टेलीकॉम सिटी होगा बेंगलोर। 2008 तक होगा हो गया है, ठीक है। वह मोबाइल नेटवर्क कौन सा है जो GSM टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है? तो वो है आइडिया जो है नहीं है, ठीक है। आइडिया जो है नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। ये सब क्वेश्चन है पूछा। हाँ, अब ये सवाल ख़त्म, तो नेक्स्ट चैप्टर हम आएंगे राजस्व, जो कि इसी वीडियो में हम पढ़ाएंगे अभी। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो चीन में है। भारत में मोबाइल फ़ोन उपभोक्ताओं की अधिकांश संख्या कहाँ है? तो दिल्ली में। ट्राई किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो दूरसंचार नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में स्थान है 13वां। इंटरनेट के जन्मदाता कौन है? तो डॉक्टर विंटन जी सर्फ। कौन है? विंटन जी सर्फ जी हैं। कौन है? विंटन जी सर्फ है। तो क्या बोलेंगे? विंटन जी सर्फ, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिवहन और संचार खत्म। अब चलिए इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्व को। देखिए, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कैसे? तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भाई बताइए कौन प्रकाशित करेगा, कौन इसे लाएगा? तो वित्त मंत्री लाएगा। ऐसे ही तो सवाल पूछते हैं, है ना। आपसे और क्या सवाल पूछेगा? केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है कैसे? तो निगम कर ड्यूटी से प्राप्त होता है। तो निगम कर ड्यूटी से क्या प्राप्त होता है? सबसे अधिक जो है राजस्व प्राप्त होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, भारत का वित्तीय वर्ष किस माह में प्रारंभ हुआ, मतलब शुरू हुआ? तो वित्तीय वर्ष अगर पूछे कब शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ, ये हमेशा याद रखेंगे। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है किस मंथ में होता है? 1 अप्रैल मंथ में होता है। भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है, क्या कहते हैं? वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता क्या है? पता है? जीरो वेस्ट बजट। क्या होता है? वेट्स ऐसे वेट बोला जाता है, वेट्स बजट। ठीक, आगे सवाल पूछेगा हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार कराना है, क्या कहलाता है? तो शून्य आधारित बजट कहलाएगा। तो हर बार बिल्कुल नया अगर बजट जो बनाया जाता है, जो तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट कहते हैं। ये भूलना मना है आपको। भारत में शून्य आधारित बजट जो तकनीक है किस देश की देन मानी जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का देन माना जाता है। ये सवाल पूछता है, ये सवाल जो है कैसे पूछता है बताएं? जैसे पूछेगा शून्य आधारित बजट जो है हम कहाँ से लिए हैं, ये तकनीक जो है हम कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लेते हैं। अब कौन अपनाया है? तो भारत अपनाया है ना, पढ़ ही रहे हैं वही। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो 1977 में अपनाया था। ये सवाल पूछता है कि शून्य आधारित बजट कहाँ सबसे पहले हुआ? तो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब? तो 1977 में। ये देखिएगा, देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया? तो याद रखिएगा 1987 से 88 में अपनाया गया। तो देश में, मतलब हमारे भारत में, याद रखिएगा, देश में शून्य आधारित बजट अगर सर्वप्रथम पूछे किस वर्ष जो है वार्षिक बजट में अपनाया गया, तो 1987-88 में अपनाया गया। देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश को। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया? तो आंध्र प्रदेश अपनाया। तो ये पूछेगा भारत का कौन ऐसा राज्य है जो कि सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट अपनाया था? तो आंध्र प्रदेश अपनाया था।
ये सवाल पूछेगा। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि कौन या किस पंचवर्षीय योजना में भारत में शून्य आधारित बजट अस्तित्व में आया। तो कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना था भाई जिसमें शून्य आधारित बजट आया अस्तित्व में? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया। तो किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। बस ऐसे ही याद रखिएगा। आपसे पूछेगा किसके द्वारा वार्षिक वित्तीय बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ये सवाल सिंपल है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद जो है क्या है? मद बोलते हैं इसे, क्या है? तो केंद्रीय आयोजन जो है आयोजना। ठीक है। तो अगर केंद्र सरकार ने क्या हुआ कि बजट के चालू खाते में अगर व्यय की बात करेगा तो सबसे बड़ी अगर पूछा जाए कि क्या है तो आप बताइएगा केंद्रीय आयोजन को बोला जाता है। ये सवाल है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान रहा है? तो राजकोषीय घाटे का योगदान रहा है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं बजटीय घाटा कहते हैं। किसे कहते हैं? बजटीय घाटा कहेंगे। यदि सरकार का बजट जो है 1 अप्रैल तक ना पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो लेखा अनुदान पर करते हैं। तो इसमें सवाल पूछेगा दो सवाल कैसे बनेंगे और 2 क्वेश्चन कैसे बनने की संभावना है। सवाल मतलब क्वेश्चन, समझते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए सरकार 1 अप्रैल को जो हमेशा लाता है बजट, वो अगर ना पारित करेगा तो आप जानते हैं कि किसके अनुसार ये पारित करेंगे? तो लेखा अनुदान के तहत ये आधार पर पारित हो जाएगा। समझ गए? जब कुल राजस्व के सामने ही कुल लागत होता है, कुल राजस्व के अगर सामने बात करें, कुल लागत की बात करेगा, तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो हम संतुलन स्तर कहेंगे। अब सोचिए, राजस्व के सामने अगर कुल लागत की बात होगी, सभी लागत की बात होगी, तो आप जानते हैं संतुलन होगा तभी तो बैलेंस होगा। तो संतुलन स्तर बिंदु के पर कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संतुलन स्तर बिंदु कहलाएगा। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवाद से निपटाते हैं हम लोग, निपटारा करते हैं हेतु मुख्य एजेंसी है कौन सा? वित्तीय आयोग। तो आपसे पूछेगा केंद्र व राज्य के बीच अगर वित्तीय विवाद हो जाते हैं, केंद्र और राज्य के बीच अगर माने वित्तीय विवाद हो गया, लड़ाई फटाफट हो गया, तो आप क्या करिएगा? निपटारा क्या करिएगा? क्या होगा? उसका मुख्य एजेंसी क्या है? वित्त आयोग है। वो वित्त आयोग करेगा मैनेज। ठीक है। आपसे और पूछेगा स्वतंत्र भारत में 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो मोरारजी देसाई को जाता है। तो आपसे पूछेगा मोरारजी देसाई कितने बार भारत में जो है बजट जो है जारी किए हैं? तो 8 बार। कहाँ? केंद्र में, याद रखिएगा। तो केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? मोरारजी देसाई को जाता है। कितनी बार? 8 बार। ऐसे याद रखेंगे। कोई दिक्कत? करदाता और सरकार के बीच कर के जो है संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो कहलाता क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। अब देखिए, करदाता की बात हो मतलब टैक्स वाले को, देने वाले को बात करें, और सरकार के बीच की अगर कर की बात करें, उसके बीच की अगर संदर्भ की बात करें तो कोई सीधा संबंध ना हो क्या कहलाएगा? अगर मान लीजिए कर देने वाला और सरकार के बीच का अगर जो टैक्स जो होते हैं उसके बीच की अगर बात करें संबंध ना हो तो क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा, है ना। अगर संबंध होगा तो प्रत्यक्ष कहलाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में मॉडवेट योजना कब लागू हुआ? तो 1 मार्च 1986 को हुआ था, मतलब 1986 को हो गया था। तो 1 मार्च 1986 को क्या हो गया था? मॉडवेट योजना लागू हो गया। ये सवाल देखिए, मॉडवेट का संबंध जो है बिक्री कर से, और मॉडवेट अभी आप पढ़े तो इसकी स्थापना कब हुआ था मॉडवेट का भारत में? तो 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 1986 को, 1986 को, ये तो आप जानते हैं। आपसे सवाल पूछेगा किस कर का आरोपण मतलब शुरुआत केंद्र करता है, किंतु संग्रह मतलब जमा करना और विनियोजन राज्य करेगा, तो वो स्टैंप शुल्क को करेगा। भारत सरकार के राजस्व कर में किसका योगदान सर्वाधिक है? तो केंद्रीय अबकारी कर का। ठीक है, केंद्रीय अबकारी कर का जो है सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा भारत सरकार के राजस्व में। वर्तमान में भारत में सेवा कर की दर कितना है? तो 10% है। कितना है? 10% है। ठीक है, इसमें आंकड़े चेंज हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। भारत में सेवा कर
किस वर्ष लागू किया गया? तो 1994-95 में किया गया था, मतलब 1944 से 1955, याद रखिएगा। तो 1994-95 में ये सेवा कर जो है वर्ष लागू किया गया था भारत में। ये सवाल आपसे पूछेगा। संपदा कर, एक संपदा कर होता है, संपदा टैक्स होता है। भारत में पहली बार किस वर्ष लागू हुआ? तो 1957 में लागू हुआ था। 1957 में, मतलब 1957 में क्या हुआ कि संपदा कर लागू हुआ था भारत में पहली बार, ठीक है। और अगर सेवा कर पूछे किस वर्ष लागू हुआ भारत में, तो 94-95 में, याद रखिएगा। उसके लमसम में आता है 94 देगा, नहीं तो 95 देगा, या 94 से 95 के बीच होगा, ठीक है। निगम कर, निगम कर की बात करें तो किसके द्वारा लाया जाता है? तो निगम कर जो है किसके द्वारा लाएंगे? केंद्र सरकार द्वारा लाया जाता है। ये सवाल हूबहू पूछता है, इसमें तो हम नहीं चर्चा कर देंगे। कृषि आय कर किसके राजस्व का स्रोत है? तो राज्य सरकार का। देखिए, निगम कर केंद्र सरकार, लेकिन कृषि आय राज्य सरकार। देश के अगर देखा जाए, देश में सभी कर जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आएंगे। तो जितने भी देश के होते हैं, देश के जितने भी टैक्स हैं, कर हैं, वो सब आएंगे हमारे राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। कराधान और सरकारी खर्चे नीति को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपसे पूछेगा राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या आएगा भाई? तो कराधान जो है, कराधान और सरकारी खर्च नीति सब आ जाते हैं राजकोषीय नीति में। ये समझ गया? देखिए, भारत सरकार अगर देखा जाए, भारत सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों पर अनिवार्य रूप से भारतीय व विशेष उद्देश्य से लगाया उगाहा गया कर जो है कहलाता है उपकर। अब देखिए, उपकर है, अब इसमें शब्द देखिए उगाहा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा कि देखिए, भारत सरकार मतलब सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों पर क्या होता है? अनिवार्य रूप से एक लगाता है, टैक्स लगाता है। तो क्या लगाता है भाई? टैक्स लगाता है, तो उसे भारतीय या विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है, या उगाहा गया कर कहा जाता है, ठीक है। तो वो उपकर कहलाएगा, उपकर में सम्मिलित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, विशेष योजना से लाभान्वित व्यक्तियों पर सरकार द्वारा लगाया गया व उगाया गया कर कहलाता क्या है? दर, ठीक है। सभी आधार श्रेणियों पर एक ही समय पर लगाया गया कर कहलाता क्या है? तो अनुपाती कर कहलाता है, मतलब टैक्स होता है, रेशियो कर कहते हैं, रेशियो टैक्स कहते हैं। देखिए, बजट एक लेख पत्र है जो कि सरकार की राजकोषीय नीति का है। बजट घाटे से तात्पर्य क्या है? बजट घाटे का तात्पर्य क्या है? सभी प्राप्तियों व खर्च का अंतर होता है। सभी प्राप्तियों व खर्च का अंतर अगर होगा, वही बजट घाटे कहलाएगा। प्राथमिक घाटे का सही आकलन जो है किस प्रकार होता है? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगियां से होता है। अगर राज्य के राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था, ठीक है, में सर्वाधिक अंश होता है किसका? तो केंद्रीय सरकार से ऋण का होता है, सबसे केंद्रीय सरकार से ऋण का होता है। रेखीय जो है समिति गठित की गई, तो अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए किया गया था। क्या? रेखीय समिति गठित की गई थी। ये देखिए, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा इकोनॉमिक्स का, जो कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते। जैसे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा कर जो है केंद्रीय सरकार द्वारा वसूला जाता है, और वित्तीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र व राज्य में जो है बंटवारा जो है बांटा जाता है, बंटवारा कहिए बांटा जाता है। तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क कहलाता है, जो बांटा जाता है उसे हम केंद्रीय उत्पादक शुल्क कहते हैं। वांचू समिति एक हुआ था, ठीक है। वांचू समिति किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष कर जांच से। अब देखिए, दो समिति आपसे पूछेगा, अप्रत्यक्ष एक आया था तो रेखीय समिति कहलाएगा, अप्रत्यक्ष जो कर सुधार के लिए आया था समिति, उसका रेखीय समिति नाम है, जो कि इस जगह आप देखें, ठीक है। आप चलिए, वांचू समिति की अगर बात करें तो ये आया था प्रत्यक्ष कर की जांच के लिए आया था, ये ध्यान रखिएगा। बिक्री कर के स्थान पर मूल्यवर्धी कर, जिसे वाट बोलते हैं, किसे बोलते हैं? वाट, कब से लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे GST बोलते हैं, कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को। ये सवाल तो एकदम पूछता है BBI, तो पूछेगा 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ भाई? तो GST लागू हुआ। कहाँ वो लागू हुआ? तो भारत में हुआ।
वस्तु एवं सेवा कर को ही जीएसटी बोलते हैं, याद रखिएगा। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ जो है हुआ था, कहाँ? संसद भवन में हुआ था। तो कहाँ हुआ? संसद भवन में हो गया। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का प्रथम देश कौन है? तो फ्रांस है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा भाई वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, अब जीएसटी जो है लागू करने वाला प्रथम देश कौन है? फ्रांस है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि नहीं? तो पूछेगा। तो देखिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम आ रहे हैं आर्थिक समितियां एवं महत्वपूर्ण पुस्तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आ रहे हैं हम किसको लेकर? अंतर्राष्ट्रीय, साथ में आने वाला है क्या? साथ में आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं संगठन। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। चलिए, बाय बाय, टाटा।